हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसका टॉप 25 क्वेश्चन हल्का हाई लेवल का होगा क्योंकि इसको सब लोग उपयोगी में ला सकते हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सभी लोग इसको यूज में ला सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए नेचुरल मैग्नेट इज, ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी सिडेराइट और डी नॉन। तो इसका आंसर हमारे ख्याल से मैग्नेटाइट होगा, क्योंकि मैग्नेटाइट जो होता है आयरन का ओर होता है और ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली यही पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द, इसमें 4 ऑप्शन दिया, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग पढ़े हैं कि 3 टाइप का वायर होता है, 3 टाइप का वायर होता है। एक वायर होता है जो जनरली देखने में आता है, 3 कलर का वायर यूज होता है। एक यूज होता है रेड, एक होता है ब्लैक और एक यूज होता है ग्रीन। 3 यूज होता है। तो 3 वायर में स्टैंडर्ड अगर बात किया जाए तो स्टैंडर्ड यूज के लिए हाउस वायरिंग में जो यूज होता है, तो रेड को हम लोग यूज करते हैं लाइव वायर की तरह, ब्लैक को यूज करते हैं न्यूट्रल वायर की तरह और ग्रीन को यूज करते हैं अर्थ वायर की तरह। तो अगर इस तरह का वायरिंग हमारे घर में स्टैंडर्ड वायरिंग किया गया है तो इसको सभी लोग फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से कोई भी इसमें वायरिंग किया जाता है। तो फ्यूज वायर वही होता है, वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे मेन करंट हमारा आता है, मेन फेज का करंट आता है, वहाँ पे फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। तो फ्यूज वायर जनरली होता क्या है, ऐसा वायर जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ही लो हो, रेजिस्टिविटी क्या हो, लो हो, और जिसका रेजिस्टिविटी लो होता है तो उसमें जरा भी करंट आता है तो हीट होके वो क्या टूट जाता है। तो इससे हमारे कोई भी इक्विपमेंट हैं, जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वायरिंग के बाद से, जो भी हमारा सामान यूज हुआ है, फ्रिज कूलर ऐसे ही सब, ये बचने का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग फ्यूज वायर लगाते हैं। तो फ्यूज वायर बच्चों ज़्यादातर हमेशा कहाँ लगाया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक फील्ड कैन exert any force on a, 4 ऑप्शन दिया, मूविंग मैग्नेट, मूविंग चार्ज, स्टेशनरी मैग्नेट, स्टेशनरी चार्ज। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बोला है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव में यही गलती होता है हम लोग से कि हम लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट यानी कि क्या फोर्स नहीं लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स के चलते कहाँ पे फोर्स नहीं लगता है। तो देखिए अगर कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो अगर मूविंग मैग्नेट उसके पास है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगाएगा। चाहे मूविंग चार्ज हो, मूविंग चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसको कोई भी मैग्नेट के पास रखेंगे तो उस पर भी फोर्स ज़रूर लगेगा। लेकिन स्टेशनरी मैग्नेट होगा तो स्टेशनरी मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड कोई भी हो तो उसको, लेकिन स्टेशनरी चार्ज होगा, जब स्टेशनरी चार्ज होगा तो उसके चलते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसके कारण इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर होगा डी, स्टेशनरी चार्ज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता है। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कंपास नीडल जस्ट अबव ए वायर in which the electron are moving towards east will point ऑप्शन ए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये क्या होता है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर साउथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साउथ। ये भी किस तरह काम करता है, इसमें एक कंसेप्ट यूज हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, ईस्ट, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा कैसा होगा, उसके जस्ट अपोजिट यानी कि वेस्ट। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाते हैं। फोर्स BIL का जो वही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स थंब रूल होता है उसका यूज करके हम लोग यहाँ आंसर निकालेंगे। और ये जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर पॉइंट करेगा, साउथ डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस इनटू ए सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज। सोलेनॉइड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोलेनॉइड का होता है। सोलेनॉइड एक तरह का क्या है, वायर है, कॉपर वायर होता है जो एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह होता है। हेलिकल स्प्रिंग की तरह होता है। अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो करवा देते हैं तो ये एक सोलेनॉइड का रूप ले लेता है। तो किसी भी सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं तो सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी ये होता है कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आसानी से जो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको हम लोग सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही डालते हैं तो यह अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद को बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, आंसर इज ए, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, तो इसका यूनिट, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में बात करते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स का अगर फार्मूला बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। अगर एक्चुअल में फ्लक्स को देखा जाए तो फ्लक्स एक तरह का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज है। कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एरिया है और उस पार्टिकुलर एरिया में 3 मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और उसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी देर बाद एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर चेंज आता है उसके कारण क्या जनरेट होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। वेबर, अगर इसका फार्मूला बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू पर्टिकुलर एरिया, इससे फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर इसका यूनिट बात किया जाए तो इसी को हम लोग यूनिट के यूज में करते हैं, वेबर के यूज में करते हैं। तो वेबर होता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है, a copper ring is moved towards the north pole of a bar magnet, then 4 ऑप्शन दिया है, ring will not affected। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉपर वायर रिंग इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। मान लेते ये नॉर्थ पोल है, ये एक बार मैग्नेट है,
बार मैग्नेट नहीं, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। तो अगर किसी रिंग को इसके नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएंगे तो जैसे जैसे इस रिंग के पास नॉर्थ पोल के पास रिंग जाएगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऐसे होता है। तो जैसे जैसे पास में जाएगा वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसके कारण इसमें हीट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये हीट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिंग ऑल टेंड टू द गेट वार्म। तो रिंग जो होता है वो वार्म होने का चांसेस है। तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर नंबर बी, द रिंग ऑल टेंड टू द गेट वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्प्लिट रिंग इन द मोशन इज कॉल्ड। सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि स्प्लिट रिंग होता क्या है। दो टाइप की रिंग हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म कोई भी पढ़ा होगा या पढ़ाया गया होगा तो उसमें दो टाइप का रिंग यूज होता है। एक रिंग होता है जिसका नाम है स्लिप रिंग, क्या नाम है, स्लिप रिंग। और एक रिंग होता है स्प्लिट रिंग, क्या होता है, स्प्लिट रिंग। और एक होता है स्प्लिट रिंग, क्या होता है, स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग जनरली होता क्या है, स्लिप रिंग को ही हम लोग दो भाग में ऐसे बांट देंगे तो स्प्लिट रिंग की तरह काम करेगा। तो स्प्लिट रिंग अगर मोशन में हो तो हम लोग पढ़े हैं कि मोटर में भी स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। अगर जनरेटर एसी से हमको डीसी बनाना हो तब स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। तो स्प्लिट रिंग जनरली होता क्या है, स्प्लिट रिंग कुछ नहीं करता है। स्प्लिट रिंग का काम है कि जो भी करेंट है उसके डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करता है। तो करेंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को जिस डायरेक्शन में करंट चाहिए वो डायरेक्शन हम लोग को मिल जाता है। तो इस डिवाइस को, ऐसे डिवाइस जो करंट के डायरेक्शन को यूनी डायरेक्शनल कर दें, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराए, उस डिवाइस का नाम होता है कम्यूटेटर। क्या होता है, कम्यूटेटर। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर नंबर सी, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द। अभी बताया है कि तीन टाइप का वायर होता है। तीन टाइप का वायर में क्या होता है, तीन वायर होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है। तो जितना भी हम लोग फ्यूज जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है उस सभी चीज़ को हम लोग लाइव से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, लाइव से। तो इसका भी आंसर क्या होगा, लाइव वायर। क्या होगा, लाइव वायर। अगला क्वेश्चन, इफ ए बार मैग्नेट इज cut lengthwise into 3 parts, the total number of the poles will be। ध्यान से इसको देखना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप इसमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन मोटो होता है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, जितना बार पढ़ेंगे उतना ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसमें बार मैग्नेट को लेंथ वाइज कट करना है। मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट, क्या है, बार मैग्नेट। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। इसको कैसे कट करना है, लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में कट करना होगा तो हमको 2 भाग इसको कर देंगे। अगर हम इसको 2 लाइन खींचते हैं तो इसमें 3 पार्ट कट हो जाएगा। तो देखिए अगर एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले से डिसाइड है और उसमें 2 भाग हम लोग करते हैं, तो देखिए जनरली इसका कंसेप्ट क्या है, कोई भी मैग्नेट को अगर तोड़ते हैं कहीं से भी, तो जहाँ से ही तोड़ते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक उसके अपोजिट वाले पोल के हिसाब से वहाँ पे पोल एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इस मैग्नेट को हम लोग यहाँ से काटते हैं, यहाँ से पीस करते हैं, तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ ऑटोमेटिक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर ये भाग एक अलग हो गया
और इधर एक बड़ा सा भाग हुआ जिसमें एक छोटा सा भाग ये है, तो यहाँ साउथ होगा तो यहाँ साउथ होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ। अगर यहाँ नॉर्थ होता है तो इसको तोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ का होगा साउथ, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ का हो जाएगा नॉर्थ। तो ध्यान से देखिए, एक ही मैग्नेट को अगर हम 3 पीस में किए तो 6 पोल जनरेट हो गया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल इज 6, क्या होगा 6। क्लियर है? और कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, फीडबैक लेने के लिए कोई भी कमेंट करें, देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ, नॉन ऑफ दिस। यहाँ देखते हैं टेस्ला यूनिट। टेस्ला हम लोग जानते हैं किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो BIL होता है। क्या होता है, BIL। यहाँ पे साइन थीटा लग जाता है जनरली। तो BIL, B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, I जो होता है करेंट होता है, और L जो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। तो अगर हमको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फोर्स अपॉन करेंट इनटू लेंथ। फोर्स का यूनिट जनरली क्या होता है, न्यूटन, और I का यूनिट एम्पियर, A से हम डिनोट करते हैं एम्पियर को, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन का बात किया जाए तो क्या आता है, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को हम लोग बोल देते हैं टेस्ला। क्या बोल देते हैं, टेस्ला। तो सबको याद हो गया, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, when an electric charge is moving in the free space, only the magnetic field is produced, only the electric field is produced, neither A nor B, ऑप्शन डी बोथ A and B। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग, क्या बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग। देखिए ध्यान से, अभी पिछला क्वेश्चन किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई मूव नहीं करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेम हो जाएगा। उसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिया है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि कोई भी मूविंग चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्या ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अगर कोई भी मूविंग चार्ज होगा तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी वायर में कोई भी चीज़ हो अगर उसमें करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम लोग एक बात को यहाँ ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत। हिंदी वाले बच्चों को भी परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत का मतलब कि अगर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा उसके हमेशा 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाएगा। ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग इन द फ्री स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी प्रोड्यूस्ड।
तो ऑप्शन ए में ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बी में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सी में कोई नहीं, डी में दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the lines of magnetic induction in a region are crowded together, the magnetic field strength in that region will be। crowded together को हम लोग टिक मारेंगे। crowded together एक रीजन है जहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, पोल के पास से मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी निकलती हैं, निकलती हैं नहीं निकलती हैं? पोल के पास से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, बहुत सारा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। आंसर इज बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ पढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हीटिंग ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट को हीट करते हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज। देखो कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लॉस। सेमीकंडक्टर एक्सेप्शन है, उसका बात हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में किए थे। क्या होता है कि मैग्नेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लूज करता है। जब हीट करेंगे तो अपना प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ क्या करेगा, लूज करेगा। तो लूज करने से इसका मैग्नेटिज्म घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज। मैग्नेटिज्म विल इंक्रीज, मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज। ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी इज आंसर, मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If the direction of a current in a solenoid when the view from a particular end is anti-clockwise, then this end is, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। कंसेप्ट एक्चुअल कंसेप्ट है, ट्रिक कुछ होता नहीं है, बस कंसेप्ट को ही उस तरह से बना दिया जाता है कि बच्चों को लगता है कि ये ट्रिक है। एक्चुअल में वो कंसेप्ट से ही याद किया जाता है। देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है या कंसेप्ट क्या है, जो भी माने आप लोग। कोई भी सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड जब होगा तो उसमें सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड हो गया, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने से क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है, द डायरेक्शन करंट इन सोलेनॉइड इज व्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज। और किसी एंड से हम लोग सोलेनॉइड को देख रहे हैं और वहाँ पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब किस एंड से देख रहे हैं ये नहीं पता है, या साउथ है, नॉर्थ है, क्या है, दो ही एंड हो सकते हैं, तो साउथ है तो नॉर्थ। तो इसमें दो ही आंसर हो सकते हैं, तो नॉर्थ है साउथ। तो देखिए वेस्ट और ईस्ट तो ऐसे ही छाट दिए, दो ऑप्शन बचा, नॉर्थ या साउथ। तो इसमें से देखना है क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखने पे करंट दिख रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे, या इसको अगर हम राइट हैंड थंब लेफ्ट हैंड थंब रूल से अगर बनाते भी हैं, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग थंब रूल से ये पता चलता है कि जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहाँ पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। तो इसको याद करने के लिए ऐसे हम लोग बना लेते हैं फोटो। अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो बनेगा साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल। तो उसको याद करने के लिए हम लोग ये बना लेते हैं फिगर। ऐसे फिगर होता है, ऐसे लोग कहते हैं ये साउथ पोल है तो ये क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे करंट, और ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट
होगा। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इस फिगर से। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मैग्नेट इज यूज टू लिफ्ट द हेवी गुड्स, माने भारी सामान को उठाने के लिए कौन सा मैग्नेट का प्रयोग होता है। तो देखिए भारी सामान जो भी हम लोग नेचुरली मैग्नेट पाया जाता है उसमें वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हेवी काम को कर सके। तो इसलिए हम लोग नेचुरली मैग्नेट ना यूज करके एक मैन मेड मैग्नेट बनाते हैं आर्टिफिशियल, जिसका नाम है मैन मेड, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं जिससे मैग्नेटाइज होकर वो और ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो हेवी सामान को उठाने के लिए हेवी गुड्स एंड सर्विस को क्रेन रेल में जो भी मैग्नेट यूज होता है उस मैग्नेट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है नेचुरल मैग्नेट से बहुत ही पावरफुल होता है, तो इसीलिए हम लोग हेवी गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर इज प्रोपोर्शनल टू डैश डैश एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश डैश। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर वायर में होता कैसे है। मान के चलते हैं ये एक सर्कुलर वायर है, ये एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं। सर्कुलर वायर अगर हम ज्योमेट्री से लेते हैं वो नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। सर्कुलर वायर को बनाते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये एक सर्कुलर वायर है। अब इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे सेंटर से हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो स्पेस धीरे धीरे क्या होता है घटते जाता है, बढ़ते जाता है, स्पेस बढ़ते जाता है। तो स्पेस बढ़ने से क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर इज प्रोपोर्शनल, यानी किसके साथ बढ़ेगा चाहे किसके साथ घटेगा। तो सेंटर पर अगर बात की जाए तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जितना ज़्यादा इस लूप में करेंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये तो सब कोई जानता है कि जितना ज़्यादा करेंट देंगे उतना ही ज़्यादा उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन दूसरा कह रहा है इन्वर्सली किसके थ्रू घट सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे चाहे कोई भी डायरेक्शन में जाए, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा क्या होगा धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ घट रहा है। स्ट्रेंथ क्या होगा घटेगा। तो जितना बड़ा लूप होगा, जितना बड़ा लूप होगा उतना ही सेंटर से दूर जाते हैं तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है घटता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला तो होगा। इसमें तो एक ही ऑप्शन हम लोग टिक मार सकते हैं। अगर किसी को पता हो कि प्रोपोर्शनल किसका होता है करंट के तो आंसर सी। लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए क्या समझते हैं कि रेडियस ऑफ लूप, यानी कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है घटता है। तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। An iron bar with radius, an iron bar core with coil of wire wound around it which act as a temporary magnet when an electric current flow through the wire is called। देखिए और एक आयरन कोर, क्या है आयरन कोर। आयरन कोर का प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं। एक तरह का ये क्या है आयरन बार है, इसके ऊपर मैग्नेट क्या है, इसके ऊपर कॉइल से लपेटा गया है और इस
एक तरह का टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम करेगा जब इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। अभी बताए हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक कॉपर कॉइल का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसमें अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं तो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के पास प्रॉपर्टी होता है अपने आप को मैग्नेटाइज करने का। आसानी से सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है और यह एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ऑप्शन इज बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होगा आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला क्वेश्चन, an induced current is produced when a magnet is moved into a coil. The magnitude of induced current does not depend on। देखिए इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ईएमएफ जो होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाई होता है ईएमएफ एक तरह क्या है, पोटेंशियल है, और पोटेंशियल से ही क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इसीलिए इंड्यूस करंट की बात किया जा रहा है। तो जैसे जैसे फ्लक्स को चेंज करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे हम लोग ईएमएफ को पाएंगे। तो इसमें बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट डज नॉट डिपेंड। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, डज नॉट यानी किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि ईएमएफ को अगर हमको इंक्रीज करना हो तो हम अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, जो भी कॉइल उस पर लपेटे हुए हैं उसको इंक्रीज करते हैं, तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है। उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज करते हैं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है। अगर टाइम को घटाएं, टाइम को जितना ज़्यादा कम करें ईएमएफ तब भी बढ़ सकता है। तो ये जितना ऑप्शन है उससे ईएमएफ बढ़ेगा। तो इसमें मिला लेते हैं, द स्पीड विच द मैग्नेट इज मूव। मैग्नेट जितना जल्दी से ज़्यादा मूव करेगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट होगा। ये सही है बात। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल अभी बताया है बढ़ेगा। डी ऑप्शन दिया, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो सभी से तो बढ़ रहा है, लेकिन एक सी ऑप्शन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, कि जो रेजिस्टिविटी होता है वायर का उस पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस। देखिए फोर्स जो होता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में होता है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो भी कंडक्टर का करंट होता है उसके डायरेक्शन के बीच का थीटा को हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर देखिए साइन थीटा को अगर जीरो करते हैं, थीटा को जीरो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा किसके पैरेलल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल हो जाए तो थीटा जीरो होगा, और थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होता है, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें पूछा क्या है, तो नो फोर्स एक्ट, यानी कि फोर्स क्या है, काम ही नहीं कर रहा। तो कब काम नहीं करेगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic field line is used to find the direction of the। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो तो उसका यूज कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के निकालने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ये देखें, ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल, तो इससे ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसी से तो हम लोग पता करते हैं कि नॉर्थ, अगर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस पोल से निकल रही है
अगर पोल से निकल रही है और जिस पोल में जा रही है वो साउथ है, जिसमें से निकल रही है वो क्या है, नॉर्थ है। तो इसी लाइन से ही तो पता कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लोग इसलिए इसका आंसर क्या मारेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करते हैं। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट। देखिए मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट नहीं हो सकता। स्टील, सब लोग जानते हैं स्टील लोहा आयरन ही होता है, उसका कार्बन का कंपोजिशन यूज करके उसको आयरन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और स्टील बनाते हैं। कोबाल्ट से भी अट्रैक्ट हो सकता है। बच गया निकल, निकल से भी अट्रैक्ट होता है। एक ही ऑप्शन सी ब्रास, इससे अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आंसर इज सी ब्रास। क्या होगा, ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजिली बाय यूजिंग द क्लॉक फेस, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लॉक फेस रूल, लेफ्ट हैंड। देखिए और जो क्वेश्चन जो बच्चा पिछला क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा वो भी इसी को भी आराम से आसानी से क्या होगा, समझ लेगा। इसमें भी वही है, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, जब कोई सोलेनॉइड के अंदर क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन को डालते हैं। तो अभी बताया है कि अगर साउथ पोल होगा तो उस पर कौन सा क्लॉकवाइज होगा, करंट कैसा होगा वहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट होगा तो पोलरिटी साउथ। अगर नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ पे पोलरिटी नॉर्थ और करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये किसका फेस रूल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस में होता है, घड़ी में होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल यूज करते हैं, क्लॉक फेस रूल। आंसर इज सी। क्या होगा आंसर, सी, क्लॉक फेस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फोर्स experienced by a current conductor placed in a magnetic field is the largest when the angle between the conductor and the magnetic field is 45, 90, 60, 180। इसको भी क्वेश्चन को हम लोग अभी किए हैं। जिसको भी ध्यान होगा, फोर्स क्या होता है, BIL sin थीटा। तो अभी बताया है कि थीटा जो होता है वो एंगल होता है B और I के बीच का, और ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो थीटा साइन थीटा का होगा मैक्सिमम। तो अगर थीटा को 90 रखेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, अगर देखिए बी मालूम है, आई मालूम है, एल मालूम है, और थीटा को बढ़ने घटने से फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो थीटा को मैक्सिमम कितना रख सकते हैं कि फोर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो थीटा को हम लोग 90 रखेंगे तो साइन थीटा का मान 1 आएगा। अब मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, 90 डिग्री। तो फोर्स एक्सपीरियंस, तो फोर्स सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फीडबैक आप लोग क्या देते हैं उसी के हिसाब से हम लोग फिर से अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो संपर्क करें, चैनल पे आए। और देखिए ICSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इस पे यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को पढ़ाएंगे जो बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है। तो कोशिश हमारा रहेगा कि बोर्ड से पहले सभी डाउट क्लियर हो जाए सभी बच्चों का, या ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो।
ऑल सब्जेक्ट का, तो उसमें वही टफेस्ट, जो भी टफेस्ट डाउट, टफेस्ट टॉपिक होता है, जो बच्चों को डर लगता है कि हाँ ये इससे हमसे नहीं हो पा रहा, उसके लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो इस पर आप कमेंट करें और फीडबैक दे सकते हैं। जय हिंद।